आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, हर साल तालीम को और नए लेवल पर ले जाने के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से कोशिशें की जाती हैं और एक इदारा NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च सेंटर की जानिब से हिंदुस्तान के दानिश्वरों से चंद प्रपोज़ल यानी कि मशवरे मंगाए जाते हैं ताकि हमारी जो एजुकेशन टेक्निक्स है या फिर तदरीस के तरीक़ेकार को तब्दील करने के लिए मशवरे मंगाए जाते हैं। इस साल भी 2020-21 के लिए मंगाए मशवरों को तलब किया गया था, जिनमें निज़ामाबाद के रहने वाले एक शख्स जिनकी काबिलियत काफ़ी तवील है, वो MA है, B.Ed है, PG DG है और साथ ही साथ शुबे वकालत भी है, LLM भी इन्होंने मुकम्मल किया है। मैं बात कर रहा हूँ शेख हबीब अली, जिनके शागिर्दों की तादाद भी काफ़ी है लेकिन उनकी उम्र काफ़ी कम है। इन्होंने कम उम्र में काफ़ी तरक्की हासिल की है, काफ़ी इल्म हासिल किया है और इनको ये एज़ाज़ हासिल है पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पर कई दानिश्वरों ने अपने मशवरे दिए थे। उनमें पूरे हिंदुस्तान में 27 लोगों के मशवरे यानी कि प्रपोज़ल्स को एक्सेप्ट किया गया। उनमें अंग्रेज़ी ज़बान में शेख हबीबुर रहमान के एक प्रपोज़ल को मुंतखब किया गया और इन्हें अनक़रीब हुकूमत हिंद की जानिब से एज़ाज़ात से भी नवाजा जाएगा। हमारे साथ शेख हबीब हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस मौजू पर यानी कि इस मौके पर क्या इज़हार ख़याल है। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी भाई, सबसे पहली बात तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस तरह से मुंतखब होने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे तो पहले मैं NCERT का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ, ख़ासतौर पे भारद्वाज सर, डायरेक्टर मिस्टर शर्मा साहब और काफ़ी टीम इसके अंदर है जिन्होंने ये काम को आगे बढ़ाया और मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया। और मैं ख़ास तौर पे बहैसियत तेलंगाना एज ए सिटीज़न ऑफ तेलंगाना की तो मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, ताकि मैं ये काम अपने हाथों से किया और मैं हुकूमत हिंद का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे काम को सराहा और इस नेशनल अवार्ड के लिए मुझे मुंतखब किया। हबीब भाई, ये तो आपकी तालीमी काबिलियत थी कि आप MA है, B.Ed है, LLB है, PG है, DG भी है। हम आपका कुछ फाइनेंशियली बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, फैमिली बैकग्राउंड। आप निज़ामाबाद में कहाँ से है, आपके वालिद साहब क्या हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो बर्थ प्लेस है वो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है। आप जानते हैं कि ख़ास तौर पे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट बहुत बैकवर्ड माना जाता है स्टडीज़ के अंदर। तो वहाँ से मैं एक छोटे से एरिया से निकल के खानापुर से आया और मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो हैदराबाद में हुई सिटी कॉलेज से। फिर मैं MA किया IFLU से, जिसको आप कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। उसके बाद मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से गवर्नेंस किया और वहाँ से फिर मैं IAS की कोचिंग के लिए मैं एज ए ट्रेनर भी काम किया करीमनगर में एयरफोर्स में। और मैं इंग्लिश का HOD भी रहा हूँ VIPs इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद में, यहाँ पर 4 साल मैंने काम किया। तो काफ़ी करीब मुझे 10 साल का तजुर्बा इस फील्ड के अंदर है। तो मैं यही चाह रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं, आज के न्यू जनरेशन है, मैं करीबन पूरे कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट से आया हूँ, तो मैं ये चाह रहा था कि कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट जिस तरह से काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, तो क्यों ना इस तरह से किया जाए कि हम जो गरीब बच्चे हैं जिन तक तालीम का जो समारात पहुँच रहे नहीं, उन तक मैं ये ले जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से आया और काफ़ी मेरे पास बैग भी नहीं था स्टडी के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते आया। तो मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट स्कूल किस तरह से काम करता है और वहाँ पे बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, काफ़ी मशक्क़त मेहनत के बाद वो बहुत आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपनी तरफ से योगदान देना चाह रहा था कि ये जो गरीब बच्चे हैं इन तक हम हमारे टैलेंट्स को प्रोसीड किया जाए ताकि वो भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ें। जिस तरह हबीब साहब ने बताया कि इनकी बुनियादी तालीम गवर्नमेंट स्कूल में हुई और इन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त के साथ इस लेवल तक पहुंचा और ना सिर्फ ये पहुँचे बल्कि इनकी जद्दोजहद का मकसद यही रहा कि वो औरों को इस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सबसे पहली बात तो इंग्लिश किसी भी मौजू के लिए काफ़ी अहम ज़रूरियत है।
आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए या फिर आपको समाज में एक बावखार लिहाज से ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। इसी पर इन्होंने एक रिसर्च मौजू चुना और इससे एनसीईआरटी ने अप्रूवल दिया। तो हम जानना चाहते हैं पहली बात तो कि आपका ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? सबसे पहले तो मेरा एक जनरल मकसद ये था कि जो इंग्लिश स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, इवन आप चाहे उर्दू मीडियम हो या तेलुगु मीडियम, कोई भी मीडियम, इवन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी काफ़ी लोग मैं पढ़ाया हूँ कई सालों तक। तो स्टूडेंट जब स्टडी कर रहा है, जब वो बाहर आ रहा है स्टडी करके, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, फिर इंटर हो या ग्रेजुएशन, उसके बाद भी उसको बेसिक इंग्लिश नहीं आ रहा है। दिस इज़ द ट्रेजेडी। इस तरह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे पास एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा गैप है। तो मैं ये चाह रहा था कि क्यों ना इसको ख़रीब किया जाए, यानी इस गैप को मिटाया जाए। तो उसके लिए कुछ नए टेक्निक्स की ज़रूरत रहती है कोई भी चीज़ के लिए। अब देखिए कि हम जिस एज में दौर से गुजर रहे हैं उसको एज ऑफ टेक्नोलॉजी के, इसके अंदर हर नई चीज़ इन्वेंशन हो रही है और एजुकेशन सेक्टर में हर 8 महीने के अंदर एजुकेशन सेक्टर डबल हो रहा है, यानी रिसर्च एंड रिसर्चेस हो रही। तो मैंने भी ये सोचा कि जब एनसीईआरटी को मौका दे रही है कि क्यों ना ये काम किया जाए, और मैंने इस चीज़ को तैयार किया। और मेरा यही मानना था कि ऐसा काम किया जाए ताकि काम इंग्लिश को बहुत आसान कर दिया जाए। तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट रहा ये बहुत स्कूल स्टूडेंट्स पे मैंने काम किया, और इसको आगे अगर इम्प्लीमेंट करते हैं 8th 9th 10th या इंटर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो उसके बाद स्टूडेंट को फिर आगे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसको कम्युनिकेशन सीखने के लिए कोई फिर दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए या चेन्नई या बेंगलोर इस तरह के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके प्रोजेक्ट का मकसद यही था कि आसान इंग्लिश, बच्चों को आसान इंग्लिश किस तरह से पढ़ाया जाए या फिर उनको इंग्लिश के जो मुश्किल अल्फाज है वो किस तरह से याद दिलाया जाए। एक तो इन्होंने वजह ये भी बताई कि तकरीबन लोग जो ग्रेजुएशन तक भी पहुंच जाते हैं या फिर इसको मुकम्मल करने के बावजूद भी वो एक इंग्लिश के जुमलों में अटकते हैं या फिर उन्हें अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता। इंग्लिश को लर्निंग के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल हो चुका है। हम ये हबीब साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के खुसूसियत क्या है? यानी कि हम तो आपके प्रोजेक्ट का मकसद जान चुके हैं, लेकिन इसकी खुसूसियत क्या है जिस पर एनसीईआरटी ने अपना आप पे एतमाद ज़ाहिर किया, यानी कि आपको चुना कि आपके प्रोजेक्ट को हम पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे या फिर आपके तरीक़ेकार पर हम अमल करेंगे। तो इसके अहम खुसूसियत क्या है आपके प्रोजेक्ट का? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इसका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो हमारे पास मैसूर में इसका एक रीजनल सेंटर है, उसको RIE कहते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो मैंने ये प्रपोज़ल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन तक भेजा, तो वहाँ पे एक एक्सपर्ट कमेटी होती है, उसको रीड आउट करती है, वो ये देखती है कि इसके अंदर कोई नई चीज़ क्या है। फिर उसके बाद वो सिलेक्शन होकर फिर न्यू दिल्ली गया, फिर वहाँ पे जो नेशनल बॉडी होती है उन्होंने भी उसको देखा परखा, उसके बाद उसका सिलेक्शन के लिए अप्रूवल दिया, और उस अप्रूवल पे हमने काम किया, इम्प्लीमेंटेशन किया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक नेशनल सेमिनार भी हुआ हमारा मार्च की 2 तारीख तक। तो वहाँ पर भी मैंने अपने प्रपोज़ल को, अब मेरा जो प्रोजेक्ट रहा है उसको मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से नेशनल सेमिनार में प्रेजेंट किया, और जो नेशनल बॉडी थी सिलेक्शन बॉडी, उन्होंने कई सवालात किए, उसके मैंने तशवीक़ और जवाब भी दिए। तो इसमें मेन जो मेरा टारगेट रहा है, जो उसकी अहम खुसूसियात ये थी कि मैं ये चाह रहा था कि स्टूडेंट को ऐसा किया जाए कि वो बग़ैर कोई काम के, बग़ैर कोई होमवर्क के पढ़े। इसका सबसे बड़ी खुसूसियत ये कि मैं बग़ैर कोई होमवर्क के पढ़ाया, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि बच्चे के पास टाइम नहीं है। अगर कोई आदमी, जैसे कि 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं, अगर हर आदमी होमवर्क करते दे तो स्टूडेंट के पास टाइम ही नहीं है कोई चीज़ को रीडिंग करने के लिए, थिंकिंग करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट की अहम खुशी ये है कि इसके अंदर होमवर्क फ्री, इसका कोई होमवर्क नहीं रहता है। स्टूडेंट जो भी पढ़ता है विद इन द क्लास में पढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। और उसकी और एक खुसूसियत ये है कि मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि जो बच्चा उसको लाइक करता है। उसके मैं एक मिसाल दूंगा कि आप जानते हैं कि KBC एक प्रोग्राम होता है जो काफ़ी लोग जानते हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग, उसको कौन बनेगा करोड़पति कहते हैं। तो उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए मैंने एक प्रोग्राम उसमें सेट किया, उसको कहते हैं कि KBA, कौन बनेगा आंसरपति। तो सेम उसी तरह मैंने हार्ड शीट बनाई और स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट किया। आप जानते हैं कि KBC में क्या होता है, पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हैं, तो मैंने फास्टेस्ट आंसर फर्स्ट खेला स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद फिर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए मैंने हार्ड शीट पे उन्हें बुलाया,
और हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है सेम उसी तरह का, हमारे पास एक साइड से लैपटॉप उस तरह होता है। मैंने एज ए होस्ट मैं स्टूडेंट को इनवाइट करता हूँ और हम जो ये देखते हैं कि बच्चों को केबीसी में जिस तरह से स्टूडेंट्स जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको पैसा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को इंकरेजमेंट देते हैं और हम चॉकलेट्स भी उनको देते हैं जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये हुई कि हम कुछ क्वेश्चंस और लेसन्स को सेलेक्ट किए कि समझिए कि 5 लेसन पढ़ना है स्टूडेंट्स को, 5 लेसन में से कोई भी क्वेश्चन उन्हें KBA में पूछा जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स बगैर कोई टीचर के फोर्स के, बगैर कोई पेरेंट्स के फोर्स के, वो खुद जाता है, स्टडी करता है, बुक खोलता है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो खुद बुक्स को स्टडी कर रहा है घर में जाकर। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन इस प्रोग्राम का है, सबसे बेहतरीन खुसूसियत इसकी मैंने सेट की। फिर उसके बाद हम रेटिंग का भी बहुत मसला है, कई स्टूडेंट्स को रेटिंग अच्छी नहीं आती है, तो हमने एक प्रोग्राम उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया, एक एक्टिविटी, उसको कहते हैं कि रेटिंग निमोनिया। आप जानते हैं कि निमोनिया एक डिसीज़ है, यानी लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी, इसको निमोनिया कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि जो स्टूडेंट सही नहीं लिख रहा है वो रेटिंग निमोनिया है उसके पास, यानी उसकी कैपेसिटी लेस है। तो मैंने पहले कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, उसके बाद वो स्टूडेंट्स को मैंने टाइटल दिया डॉक्टर ऑफ राइटिंग, यानी जिन स्टूडेंट्स की रेटिंग अच्छी है वो डॉक्टर है रेटिंग के, और जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं है वो निमोनिया पेशेंट है। तो ये डॉक्टर क्या करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, यानी उनका ऑपरेशन के जिस तरह से हॉस्पिटल में होता है, तो वो जो डॉक्टर ऑफ रेटिंग है वो उनको सिखाता है। तो मैं उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैं उन्हें डायरेक्ट करता हूँ कि ऐसा आपको सिखाना है। तो इससे ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या है, लीडरशिप स्किल से डेवलप हो रही है कि वो उन्हें सिखा रहा है, उन्हें पढ़ा रहा है इस तरह से। और उसके 2-4 और मैं खुसूसियत आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमने उसके अंदर एक एक्टिविटी इम्प्लीमेंट की, ईच वन टीच वन, यानी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाएगा। तो जितने भी प्रोजेक्ट स्टूडेंट, मेरे पास 70 प्रोजेक्ट स्टूडेंट थे, तो ये जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट जिनको मैंने ट्रेन किया ये दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और मैंने जो प्रोजेक्ट मेरे स्टूडेंट थे उनको दूसरे स्कूल्स में भी लेके गया, मैं पहले उन्हें ट्रेन किया, डेवलप किया, फिर उसके बाद उन्हें वहाँ लेके गया, वो भी वहाँ प्रेजेंटेशन दिए उनको किस तरह से रीड आउट करना है, यानी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाएगा। इससे क्या हो रहा है कि नॉलेज शेयर हो रहा है। उसी को बेस पर हम बना के ईच वन टीच टू का हमने उसके अंदर एक्टिविटी रखा, यानी एक स्टूडेंट दोनों को पढ़ाएगा। उसके बाद उसी को फिर हमने डेवलप किया वो दूसरे एक्टिविटी को ईच वन टीच फुल का मैंने नाम दिया कि एक स्टूडेंट क्या करेगा, फुल्ली एक लेसन स्टूडेंट को समझाएगा, उसको पढ़ाएगा, उसकी रीडिंग अच्छी करेगा, उसको पैराग्राफ में क्या उसका जिस्ट है, जिस्ट ऑफ पैराग्राफ उसको समझाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के अंदर सर्विस का जो मोटो है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब स्टूडेंट कॉलेज से आ रहा है कि यूनिवर्सिटी से आ रहा है तो सर्विस का कोई सिस्टम हमारे पास अभी ख़त्म हो गया है, यानी स्टूडेंट ये देख रहा है कि उसे मनी आ जाए बस वो डॉक्टर बन जाए इंजीनियर। तो मैंने ये इस एक्टिविटीज़ के लिए एक सोशल डेवलपमेंट का भी मैंने काम किया। तो इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज़ इसके अंदर मैंने इम्प्लीमेंट किए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि हबीब साहब ने बताया कि इनके प्रोजेक्ट के अंदर कई तरीके के एक्टिविटीज़ है जिसका उन्होंने अभी मुख्तसर तौर पर जिक्र किया है कि केबीसी को इन्होंने केबीसी की तर्ज पर केबीए बनाया है, उसी तरह राइटिंग एनेमिक और ईच वन टीच वन या फिर ईच वन टीच वन, इस तरह के कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए बच्चों के ज़रिए ही बच्चों को इंग्लिश समझाने या फिर इंग्लिश की तरबियत के लिए क्लासेस का आगाज़ किया और उन्हें प्रैक्टिकली उन्हें तरबियत देते हुए दूसरे स्कूल्स में भी जाते हुए तरबियत दिलाई है। तो हम आपका जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से अगर हुकूमत को, तो हम जानना ये चाह रहे थे कि आपका जो प्रोजेक्ट है सिर्फ स्कूल लेवल है या फिर कॉलेज लेवल है या फिर हम जैसे आम लोगों पर आपके प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस तरह से इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। तो मेरे पास करीबन 4 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। पहला जो प्रोजेक्ट अभी ये मुझे इस पे नेशनल अवार्ड मिल रहा है, तो ये मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, तो ये स्कूल लेवल पे है। और उसके साथ मेरा और एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है ग्लैमर इन द ग्रामर। यानी मैं ये चाह रहा था कि ग्रामर के जितने रूल्स हैं उसको इतना आसान किया जाए कि हर स्टूडेंट पढ़े, चाहे स्कूल लेवल का स्टूडेंट हो या कॉलेज लेवल का स्टूडेंट हो और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर बेसिक इंग्लिश आपको पूछी जाती है। अब देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बीटेक भी करते हैं या ग्रेजुएशन भी हो जाता है, उनको लेटर भी लिखने नहीं आता और कई ग्रामेटिकल एरर्स वो करते हैं।
तो इसको मैंने टारगेट बनाया कि मैं ये चाह रहा था कि हमारे एजुकेशन सिनेरियो में जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस किया जाए, और मैंने एड्रेस करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो ग्लैमर इन द ग्रामर में बहुत काफ़ी मैंने इसको अंदर कुछ एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट किया है, और मेरा खुद के आइडियाज़ उसके अंदर है। जैसे उसके अंदर मैंने निमोनिक्स बनाया है कि उसको कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स पढ़ता है नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग इज अ नाउन, तो मैंने उसको एक एनपी वर्ब्स का टाइटल लिया, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। तो ये बेसिक चीज़ को बहुत तेज़ी से स्टूडेंट्स पढ़ लेता है। तो ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एज के लिए। और मेरा और एक 3 साल का एक प्रोजेक्ट है जो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो आगे हो जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट है SLD यानी स्ट्रैटेजिक लर्निंग डेवलपमेंट। यानी जो हम उसके अंदर ये देखते हैं कि उसका स्टूडेंट्स का हम बात स्टडी करते हैं, स्टडी करके हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है उसके अंदर, और ये SLD के तहत हमने 3 साल के अंदर किस तरह से डेवलप करना। मैंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया था डेवलपमेंट ऑफ 70 स्टूडेंट्स को डेवलप करने का, उसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम रखा था, उसका नाम था PST एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। तो मैं ये चाह रहा था कि स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए उनका, उनके अंदर ये देखा जाए कि क्या स्किल्स उसके अंदर है और कुछ जो स्किल नहीं है उसको कैसा डेवलप किया जाए ये। और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या बीटेक स्टूडेंट्स हैं जिस तरह के, तो उनके लिए मैंने खुद एक प्रोग्राम बनाया है। वो 2 महीने का एक प्रोग्राम है, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। यानी जो सॉफ्ट स्किल या कम्युनिकेशन स्किल है अमेरिकन एक्सेंट में, वो बहुत आसानी से सीख सकता है। क्योंकि मैं खुद फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन ट्रेनर भी हूँ, करीबन 3 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं अदर फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ, जर्मन पढ़ाता हूँ, रशियन पढ़ाता हूँ, फ्रेंच पढ़ाता हूँ। तो ये एज ए माई लिंग्विस्ट इस तरह से मैंने काम किया कि अदर लैंग्वेजेस को बेस बनाते हुए कि इंग्लिश को किस तरह से हम आसान कर सकते। तो माशाल्लाह आप रशियन, फ्रेंच वगैरह भी आप वाकिफ़ है बात। तो हबीब साहब ने ये बताया कि इनके पास एक तो ये आदिलाबाद के छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल की, उसके अलावा भी इन्होंने सीखने का अमल यहाँ तक जारी रखा कि वो कई फॉरेनर्स लैंग्वेजेस से भी वाकिफ़ है, ना सिर्फ वाकिफ़ है बल्कि उनकी तरबियत भी देते हैं। इन्होंने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है वो कई मरहलों में या फिर एज बेस या फिर एजुकेशनली बेस्ड तहलील किया गया है, और इसी प्रोजेक्ट की इनकी इसी खुसूसियत की वजह से इनके प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान की सतह पर नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है, जो बाहैसियत तेलंगाना के होने की वजह से हमें काफ़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट का आपका जो आपके प्रोजेक्ट जो मुंतखब होने पर आपको इनाम जो या फिर आपकी तकरीब अवार्ड सेरेमनी कब मुनक़िद होना? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क़रीबन 10 डेज़ हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट फ्राइडे इसका अनाउंसमेंट हुआ और हमको उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भेज दी गई बाई पोस्ट से। मसला ये कि तो इसका ऑलरेडी प्रपोजल था कि उसको 7 स्टार होटल में एक रखा जाए वहाँ पर, या NCERT के ऑफिस पे न्यू दिल्ली बुलाया जाए। इस तरह से हमारे जो भरद्वाज सर है नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनका प्रपोजल रहा। लेकिन जिस तरह से कोविड का कुछ सिचुएशन है, गवर्नमेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनके कुछ अप्लीकेशंस हैं, तो जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट का सेमिनार होने वाला था वो नहीं हो पाया। यानी अभी उसको अवार्ड सेरेमनी भी वो फिज़िकली नहीं होगा, बल्कि हमको बाई पोस्ट से ये चीज़ें भेज दी जाएगी। तो इसके साथ जो नेशनल गवर्नमेंट का हमारे को ये अश्योरेंस दिया गया कि हम यहाँ पे जो अपने स्टेट की गवर्नमेंट है उन तक रीच आउट हो और उनको ये बताया जाए कि हमें नेशनल लेवल पे सिलेक्शन किया गया है। इसके लिए NCERT जो कुछ भी सहायता है, जो कुछ भी मदद है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो देगी। तो क़रीबन और एक 10 या 15 दिन में इंशाल्लाह वो अवार्ड्स हमारे तक पहुँच जाए। ये जो प्रोजेक्ट है आपका जिसको आप 770 नाम दिए हैं, हाँ, इसकी इंस्पिरेशन कौन है और आपको ये कहाँ से आया कि इस मौजू पे काम करना चाहिए और इसी तरीके से काम करना चाहिए, इसका इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन ये है कि मेरे पास एक बहुत अच्छे सर थे मेरे, जिनका नाम फरीद अंजुम साहब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपायर हो चुके हैं। वो काफ़ी अच्छे इंग्लिश टीचर थे। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट ये था कि जब मैं 8th क्लास में था तो एक RMP डॉक्टर मैं उनके पास गया जो इलाज के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
तो मैंने कहा कि सब मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था उस टाइम। तो उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन को रिवर्स किया और कहा कि आप इस पे 8 लिखो। तो उस टाइम पे मैंने लिखा कि AIGHT। फिर उन्होंने, उनकी छोटी बेटी थी शायद उस टाइम पे वो फर्स्ट क्लास या LKG में थी, उनको बुलाया कि उनसे कहा कि आप इनके नीचे लिखो 8th के स्पेलिंग। तो वो लिखी कि EIGHT। तो उन्होंने कहा कि सही क्या है? तो डॉक्टर साहब बताए कि सही EIGHT है और आपने लिखा कि AIGHT। तो उन्होंने कहा कि आप 8th क्लास में, लेकिन आपको 8th क्लास लिखने नहीं आता, तो आप कैसा पढ़ोगे इस तरह? तो वो बहुत ट्रबल हुआ मेरी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा एक इंसिडेंट, एक टर्नओवर आप कह सकते हैं कि वहाँ से आया। मैं काफ़ी दिन सोचता रहा कि भाई मैं 8th क्लास में आ गया, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो उस टाइम पे हमारे फरीदुल साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपको मैं 15 मिनट्स देता हूँ डेली, आप पढ़ने के लिए आइए। तो मैं वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर उनके घर जाता था पैदल चलते हुए, और जो टाइम उन्होंने दिया था वो टाइम पे मैं पहुँच जाता था। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया और इंग्लिश के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट उन्होंने लाया स्टार्टिंग में। उसके बाद महेश सर भी हमारे आदिलाबाद के काफ़ी अच्छे वहाँ पे ट्रेनर थे, उन्होंने भी मुझे हेल्प की पढ़ाने के अंदर। और इस तरह से मैं आगे बढ़ते रहा। मैं हैदराबाद में भी ट्रेनिंग लिया प्रोफेसर हरी के साथ, फिर चेन्नई में भी मेरे IELTS की ट्रेनिंग हुई। तो इस तरह से जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है मैं लेते रहा और वो काम करते रहा। तो अभी इस पोजीशन में हूँ कि मैं कई फॉरेनर्स को पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह का मेरा इंस्पिरेशन रहा कि मैं ये सोचा था कि भाई क्यों ना ऐसे मसले को एड्रेस किया जाए जो सोसाइटी में कई सालों से पड़ा हुआ है। और एजुकेशन एक ऐसा बेस है, अगर हम एजुकेशन के काफ़ी मसाइल को हल करते हैं तो बहुत सारे सेक्टर ऑटोमेटिक आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ बैकबोन फॉर एवरी सोसाइटी। तो मैंने इस काम को लिया कि भाई मेरा जो एक्सपर्टाइज़ है इंग्लिश के अंदर, वो एक्सपर्टाइज़ को मैं आगे लोगों तक पहुंचाऊं। तो मेरा यही इंस्पिरेशन था जिसकी वजह से मैंने काम किया। कहते हैं वन वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। एक लम्हा भी काफ़ी है आपके ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। बाज़ वाक़े ऐसे होते हैं कि आपकी सोच, फ़िक्र और तबीयत को चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, पूरी तरीके से आपको झंझोड़ के रख देते हैं। वैसा ही एक वाक़या हबीब साहब के साथ पेश आया, जिस वाक़े की वजह से ही शायद हबीब साहब आज ये पोजीशन पे पहुँचे हैं। हबीब साहब, आपको ये NCERT की तरफ से तो आप नेशनल लेवल पे कामयाब हो चुके हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट एम क्या है आपका? मेरे 2 तरह के एम हैं इसमें। और पहला एम ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो, क्योंकि मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर है वो काफ़ी बढ़ रहा है आगे, लेकिन इसके अंदर बहुत काफ़ी तेज़ी लाने की ज़रूरत है, बहुत स्लो चल रहा है। अगर कंपेयर हम करते हैं कि आंध्र प्रदेश से या तमिलनाडु से या बहुत सारे दूसरे स्टेट से, तो हमारा स्टेट अभी काफ़ी पीछे है स्टडीज़ के अंदर। तो क्योंकि हर चीज़ अभी इंग्लिश में हो रहा है और कई इंग्लिश मीडियम के इंस्टीट्यूट भी हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया है, और वहाँ पे कई टीचर्स हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड तो काफ़ी कमज़ोर है। तो मेरा पहले मुतालिबा ये रहा कि गवर्नमेंट से कि भाई अब हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसको नेशनलाइज किया गया है, इसको हम स्टेट गवर्नमेंट में से मुतालिबा करेंगे, हम उनसे मिलेंगे, उन्हें समझाएंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हर स्कूल में। कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन तो हेल्प करेगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके फ्रूट्स पूरे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हो। ऐसा स्कूल भी इसको इम्प्लीमेंट करे कि जिसके पास कोई बिल्डिंग ना हो। कई ऐसे हमारे कस्बे या छोटे छोटे खरियास हैं, छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस हैं जहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग भी नहीं है, कुछ सहूलतें भी नहीं, तो इसको झाड़ के नीचे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अंदर यह खुसूसियात है इसके अंदर। तो मेरा यही पहला एम रहेगा कि इसको हर जगह, हर स्कूल में गवर्नमेंट की जितने भी मशीनरी से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरा मेरा एम इसके अंदर ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट हमें एज ए रिसोर्स पर्सन अगर वो चॉइस करती है स्टेट लेवल पे, तो हम वहाँ पर जो हमारे काफ़ी टीचर्स हैं पढ़ा रहे हैं कई स्कूल्स में, कई कॉलेजेस में गवर्नमेंट के, हम उनको ट्रेनिंग के लिए हम योगदान देंगे या उनको कुछ एज ए रिसोर्स पर्सन हम उनको गाइड करने के लिए भी रेडी हैं। तो ये मेरा दूसरा एम है, क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल पूरे तेलंगाना स्टेट के जितने भी स्कूल्स हैं एज ए अलोन मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको चैनलाइज किया जाए काम को। ये मेरा दूसरा एम रहेगा, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस बात को समझाएं। तो नाजरीन, ये थे शेख हबीब अली, जो अपनी ज़िंदगी में तालीम का सफ़र अपने पैदाइश से लेकर आज तक भी जारी रखे हैं और मुस्तकबिल में भी जारी रखने का इनका अज़्म है।
इसके अलावा इन्होंने अपनी जो कामयाबी हासिल की है वो ना सिर्फ ज़िले की सतह पे या फिर रियासती सतह पे बल्कि कौमी सतह पर इन्होंने काफ़ी अहम मौजू पे कामयाबी हासिल की है, वो है इंग्लिश। इन्होंने इंग्लिश में ना सिर्फ महारत हासिल की और बल्कि इसको किस तरह से आसानी के साथ दूसरे तलबा को सिखाया जाए, इस मौजू पर एक बाज़ाब्ता रिसर्च पर मेहनत करते हुए कई सालों की मेहनत के बाद इन्होंने वो प्रोजेक्ट हिंदुस्तान की सरकार से भी मनवा लिया। और यही वजह है कि NCERT जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर हैं, उन्होंने इन्हें आलमी कौमी सतह पर इन्हें अवार्ड देने का फ़ैसला किया है। जो NCERT है, नेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उसकी जानिब से इन्हें मुंतखब करते हुए कौमी सतह पर एज़ाज़ भी दिया गया है। ये कोविड-19 का जो मामला है, इसके सबब इनका फ़िज़िकली या अवार्ड सेरेमनी अभी रुकी हुई है। इंशाअल्लाह वो अवार्ड तो इनके बरहक़ है, वो तो कभी भी मिलेगा। लेकिन आज हमारी इनसे मुलाकात का सबब यही रहा कि हम इंग्लिश की जानिब मुतवज्जे हो और साथ ही साथ शेख हबीब जैसी जद्दोजहद करते हुए मुस्तक़बिल में अपनी नाकामयाबी को कामयाबी में चेंज कर सके, तब्दील कर सके। जिस तरह से इन्होंने अपने बचपन का वाक़या बताया कि इन्होंने 8th क्लास में 8th लिखना यानी कि 8 इंग्लिश में लिखना तक नहीं आता था, वो शख्स आज पूरे हिंदुस्तान को इंग्लिश किस तरह से पढ़ाया जाए वो सिखा रहा है। जाते जाते हम हबीब साहब का एक पैगाम लेना चाहेंगे अपने अवाम के नाम। मेरा सबसे पहले पैगाम ये है कि ख़ास तौर पे तेलंगाना स्टेट के लोग हैं या इंडिया से किधर भी हो, एज ए इंडियन अगर सोचते हैं कि कोई नया करना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो ये अहम चीज़ें हम इंस्पिरेशन लें। और मैं हमारे माँ बाप का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पर महबूब अली साहब जो मेरे वालिद हैं, कि उन्होंने गरीबी के अंदर मुझे स्कूल का डोर बताया, स्कूल का दरवाज़ा बताया। आप जानते हैं कि कई हमारे बच्चे हैं जो स्कूल तक रीच आउट नहीं हुए, और कई काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीम में वो आ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा मकसद ये होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। उसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट मेरे जहन में है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। उसका नाम है सुपर 200, यानी तेलंगाना स्टेट से मैं 200 बच्चों को ट्रेन करना चाह रहा हूँ। वो सुपर 200 का नाम इसलिए मैं दिया है कि वो इंग्लिश में हमेशा सुपर रहेंगे, चाहे वो कम्युनिकेशन स्कूल हो या बेसिक ग्रामर हो, जिस तरह का भी वो अमेरिकन एक्सेंट में बोलने का हो या कोई तकरीर का उनको काम दिया जाए या उनका रेटिंग या आर्टिकल रेटिंग हो, तो इसके अंदर हर एरियाज़ के अंदर वो सुप्रीम बनेंगे। उसी का नाम मैंने सुपर 200 दिया है। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम मैं कर रहा हूँ और उसको लॉन्च करने का भी मेरा प्रपोज़ल है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी मुतालिबा करूँगा कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं। तो मेरा मैसेज यही है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो ये सोचें कि आपके ज़रिए से कुछ बेनिफिट लोगों तक पहुँचे और लोग आपसे फ्रूट्स लें। ऐसा होता है कि हर आदमी ये सोचता है कि मेरा कुछ बन जाए या घर बना ले या ज़िंदगी कुछ इंडिविजुअल वो काम करता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इंडिविजुअलिटीज़ को छोड़ें और सोसाइटी के अंदर आएँ, सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करें। मैंने एक सेक्टर लिया है एजुकेशन का ख़ास तौर पे, तो उसको मैंने एड्रेस कर रहा हूँ। इस तरह से कई हमारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उसको एड्रेस करते हैं तो मेरी नज़र में आप रियल हीरो हैं। तो यही मेरा मैसेज है ख़ास तौर पे तेलंगाना के सारे आवाम से। और लास्टली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं या लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं, आप ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाते जाएँ ट्रेडिशनली, बल्कि देखें कि आप कुछ नया आपके सब्जेक्ट के अंदर करें ताकि बच्चों को एक नए अंदाज में सिखाया जाए। क्योंकि अगर किसी चीज़ में इनोवेशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि हर एरियाज़ के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है। तो उसी तरह आप जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अंदर नयानेस लाने की हम कोशिश करें, और ये पॉसिबल है। आज का दौर का टेक्नोलॉजी का है, आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, टूल्स यूज़ कर सकते हैं। इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हुए आवाम से यही अपील करते हैं, बिलखुसूस तलबा से जो कोविड-19 के दौर में अपने छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि ये 2 साल आपकी लाइफ से आप स्किप मत होने दीजिए। क्योंकि अगर इस बार भी अगर इम्तहानात ना भी हो
तो आप अपना जो रेगुलर मरहला है लर्निंग का, यानी कि सीखने का, उस वक्त को सीखने के लिए ही गुजारें। और इस 2 साल में कई तलबा ऐसे भी है जो जितना भी 10 साल में सीखे थे वो भूल चुके हैं। लेकिन मैं आवाम तलबा से यही अपील करता हूँ कि शेख हबीब साहब से इंस्पिरेशन लें और इनकी ज़िंदगी से सीखते हुए आज फिर से अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद का आगाज़ करें। और वो जद्दोजहद वहाँ भी ना रुके जहाँ पर आपको आलमी तौर पर इनाम दिया जाए। इसी के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, कैमरामैन इमरान के साथ रोशनी टीवी निज़ामाबाद के लिए आपसे